नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। ईरान इजराइल युद्ध की हमने आपको डिटेल जानकारी दी। युद्ध ख़त्म हुआ, उसके बाद भी जैसे जैसे जानकारी निकल के आने लगी, स्पेशली जो सेंसरशिप लगी हुई थी इजराइल के अंदर में, वो हटने के बाद जब जानकारी आने लगी, जब सैटेलाइट मैप्स के थ्रू और भी चीज़ें पता चली, वो हमने आपके सामने पेश किया। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ नए तब्दीलियों की। ये तब्दीलियाँ ईरान में हो रही हैं। क्या है ये तब्दीलियाँ और क्या ये नई तब्दीलियाँ ईरान और इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ नया हथियार हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ईरान के अंदर हो रही हैं। कई सतहों पे हो रही है, मिलिट्री सतह पे हो रही है, इकोनॉमिक सतह पे हो रही है, सोशल सतह पे हो रही है, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी ये सुनने में तो अलग अलग चीज़ें लग रही हैं, लेकिन अगर इनके तार आप देखेंगे तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो इस तरह जुड़े हुए हैं कि वो एक मुत्तहिदा, एक तरीके का आप कह सकते हैं, एक एज अ आयरन फिस्ट की तरह काम कर रही है अमेरिका और इजराइल के जो डिज़ाइंस हैं ईरान के लिए, उसके अगेंस्ट में। तो क्या है ये चीज़ें, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे अभी नज़र आई है पिछले कुछ हफ्तों में ईरान में, जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने पहले भी की थी एक दूसरे प्रोग्राम में, वो ये है कि किस तरह ईरान अपने प्रेजेंट इस्लामिक आइडेंटिटी को अपने जो प्री इस्लामिक ईरानिक पास्ट है उसके साथ अब जोड़ने की कोशिश कर रहा है। रेवोल्यूशन जब 1979 में हुआ तो उसके बाद जो इस्लामिक इमेजरी थी, इस्लामिक आइकोनोग्राफी थी, उसको आगे बढ़ाया गया, उसको एज अ स्पीयर हेड माना गया ईरानियन कल्चरल रिवोल्यूशन का। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि इवन जो प्री इस्लामिक हीरोज़ हैं, प्री इस्लामिक जो फिगर्स हैं, उनको भी वापस से रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। हमने पहले भी आपको बताया, कुछ तस्वीरें दिखाई, कुछ आपको म्यूरल्स दिखाए जो ईरान के, खासकर तेहरान के बड़े बिल्डिंग्स पे और सड़कों पे लगाई गई हैं। ये तेहरान की जो उनके जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है उसका एक डिवीज़न है, एक सब डिवीज़न है उनके म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट का, जिसका काम है ये म्यूरल्स और बाकी चीज़ों का, यानी साज सज्जा की जो चीज़ें हैं उसके बारे में वो सारा देखते हैं। वो सारे एफर्ट्स उनके होते हैं, उनके हाथ में ये जिम्मेदारी है। तो उसके बारे में आपको बताया था हमने कि कैसे कुछ और जो प्री इस्लामिक ईरानिक हीरोज़ हैं उनकी भी बात हो रही है, और उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। देखें, म्यूरल्स इम्पॉर्टेंट है, म्यूरल्स का अपना महत्व है। तेहरान म्यूरल्स का शहर है, तो उनके जो बिल्डिंग्स हैं उस पे आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन अब इसका एक तरीके से परमानेंट एक मुजस्समा बनाया गया है। देखें, म्यूरल्स जो होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, वो धुल जाती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन जो एक पत्थर का मुजस्समा होता है उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ परमानेंस होती है। ईरान का जो इनकलाब स्क्वायर है वहाँ तेहरान में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से वो जो रास्ता एक आज़ादी स्क्वायर की तरफ जाता है, वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वली असर के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई जगह है पूरे तेहरान में तो यही रोड है जो आज़ादी स्क्वायर से इनकलाब स्क्वायर की तरफ आता है। वहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले एक पत्थर की मूर्ति, एक मुजस्समा जो है लगाया गया, जो ऐसे ही ईरान के एक प्री इस्लामिक हीरो के उसके ख्याति को, उसके पावर को बयान करती है। कौन था ये हीरो? ये जो सैसनिड्स होते थे, ससानी एम्पायर थी, ससानी एम्पायर के एक राजा होते थे जिनका नाम है शापुर वन। ये शापुर, आपने भी ये नाम भारत में भी सुना होगा। जो भारत में पारसी हैं उसमें भी ये बड़ा कॉमन नाम है। इनफैक्ट एक बहुत फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी है शापुर जी, पालन जी मिस्त्री, उसके बारे में भी आपने, बॉम्बे में अगर आप हैं या आप महाराष्ट्र और साउथ की तरफ से आते हैं तो आपने वो कंपनी देखी भी होगी, बड़ी कंपनी है। तो वो उनके नाम पे ही है। वो जो ईरानी राजा थे ससानी साम्राज्य के, शापुर वन, उनके नाम पे ही वो नाम है। तो यहाँ एक मुजस्समा लगाया गया है जो एक बहुत पहले की एक पुरानी एक लड़ाई जो है 3rd सेंचुरी CE, यानी 3rd सेंचुरी ईसा के बाद वो लड़ाई जो है लड़ी गई, जिसको बैटल ऑफ एडेसा कहते हैं।
ये बैटल बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ईरान के एक यानी उस ज़माने का जो पर्शियन एम्पायर था उसका जो एक ट्रेडिशनल दुश्मन था रोमन एम्पायर, उसके साथ ये लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई हालांकि इसमें जीत हार तो दोनों एम्पायर्स के बीच लगी रहती थी। कई बार रोमन्स जो है वो पर्शियंस को हराते थे, कई बार पर्शियंस रोमन को हराते थे। लेकिन ये बैटल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इसमें शापूर वन ने ना सिर्फ रोमन एम्पायर के जो एम्परर वेलेडियन थे, वेलेडियन को ना सिर्फ उन्होंने हराया, बल्कि वलेडियन उनका पूरा जिसको कहते हैं राज दरबार और पूरे सीनेट के साथ उनको गिरफ्तार भी कर लिया, जो एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन माना जाता है किसी भी राजा के लिए कि वो गिरफ्तार हो जाए। देखिए हार जीत चलती रहती है, लेकिन गिरफ्तार हो जाना, वो भी अपने पूरे दरबार के साथ, अपने पूरे सीनेट के साथ, वो बहुत बड़ी एक बेइज्जती जो है वो मानी गई थी उस ज़माने में। और अपने इस अचीवमेंट को यानी परमानेंट करने के लिए शापूर ने एक मुजस्समा जो है वो बनवाया था, जिसमें शापूर खुद एक घोड़े पे बैठे हुए हैं और सामने जो एम्परर वेलेडियन हैं वो ज़मीन पे हैं, ज़मींदोज़ हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं और नतमस्तक हैं, अपना सर झुका के उसके घोड़े के सामने खड़े हैं। तो बेसिकली वो एक उस युद्ध के रिजल्ट का जो एक मैनिफेस्टेशन होता है वो वहाँ पर आपको देखने को मिला। अब इस मूर्ति को ईरान के सबसे मेजर चौराहे पे लगाया गया है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उस ज़माने से, जब से ये वॉर हुई थी तकरीबन 2000 साल पहले, कह लें 1800 साल पहले, उस ज़माने से इसको जो ईस्ट है उसका एक डोमिनेंस वेस्ट के ऊपर माना जाता था कि ये यहाँ पे जो वेस्ट के अग्रेशन को ईस्ट के फोर्टिट्यूड ने हरा दिया। तो ये जो अमेरिका और इज़राइल का जो हमला हुआ है, चूँकि अमेरिका और इज़राइल जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ईरान अपने आप को ईस्टर्न सिविलाइजेशन के जो कुछ सिरमौर हैं उसमें अपने आप को काउंट करता है। तो ये दिखाने की कोशिश है। और वहाँ पे जब जहाँ ये मुजस्समा लगाया गया है स्क्वायर पे, उसके पीछे फ़ारसी में लिखा गया कि यू विल नील अगेन, तुम्हें फिर से झुकना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक मैसेजिंग है, एक डिफायंस जिसको कहते हैं, एक अमेरिका और इज़राइल के प्रति, और उस डिफायंस की बानगी जो है ये मूर्ति है। इससे दो काम होता है, एक तो आप वो डिफायंस दिखाते हैं उस मुजस्समे से, और दूसरा ये कि ईरान के अंदर जो लोग हैं, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो इस निज़ाम में विश्वास नहीं रखते हैं, जो इस्लाम में भी विश्वास नहीं रखते और वो जोरोस्ट्रिज्म को मानते हैं या दीगर और जो ईरानिक धर्म हैं उसको मानते हैं। उनको भी एक सिग्नल है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कौन सा धर्म है, आप किस निज़ाम में आपका एतमाद है या नहीं है, लेकिन ईरान सबका है और इसके रक्षा की जिम्मेदारी, इसके दिफा की ज़िम्मेदारी सबकी है। तो ये जो एक चरण जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि चाहे वो हिजाब लॉ को हो, उसको जिस तरह से ढीला किया गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन को ढीला किया गया है, या जिस तरीके से ये जो प्री इस्लामिक हीरोज़ भी हैं उनको भी वापस से रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, एक जोड़ने की कोशिश सोसाइटी की वहाँ पे देखने को मिल रही है। पर ये इकलौती चीज़ नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हुई हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलिट्री लेवल पे एक जो बहुत बड़ी चीज़ ये हुई है कि लगातार यानी कॉकसेस और ग्रुप्स जो वॉर में इज़राइल का और अमेरिका का साथ दे रहे थे, उनकी बड़ी तादाद में अभी भी गिरफ्तारी हो रही है, बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये जो सेल्स हैं इनको ब्रेक किया जा रहा है। इंटेलिजेंस जो इकट्ठा हुई है उस वॉर के दौरान, देखें उस वॉर में जो हथियार सप्लाई किए गए, जो लोग गए, ये दशकों की मेहनत जो है इज़राइल ने की थी, यानी 20 साल से वो चीज़ें धीरे धीरे करके वो ईरान के अंदर जा रहा था। तो उस सेल्स का उसने उपयोग किया। अब उन सेल्स को बहुतों को उस ज़माने में ही पकड़ा गया, बहुत को फांसियां भी दी गई हैं, लेकिन और लोगों को पकड़ा जा रहा है। इनफैक्ट हर हफ्ते एक नए किसी सेल का या किसी इस तरह के जिसको कह सकते हैं कि हिडन एलिमेंट्स जो हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो मिलिट्री लेवल पे वो भी एक चीज़ देखी जा रही है। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, कई महीनों से ये कयास लगाया जा रहा है कि पता नहीं रसिया ने ईरान को सुखोई 35 प्लेन दिए हैं, नहीं दिए हैं, ईरान में आ गए हैं, ईरानियन पायलट्स की ट्रेनिंग हुई है नहीं बनी, उसको लेके बड़ी एम्बिगिटी है। हालांकि ये जो 12 रोज़ा जंग हुई थी, उस 12 रोज़े जंग में इस सुखोई 35 जो है वो नहीं नज़र आया, तो लोगों का ये भी कहना था कि पता नहीं वो है नहीं है किस तरह की है। पर अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई
वो डेलिब्रेट भी हो सकती है, वो जिसको हम अंग्रेज़ी में ऑप्शन फ्यूज़न कहते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी रियलिटी की तरफ इशारा कर रही हो। ये है कि एक डेलीगेशन ईरानियन मिलिट्री का जो एक डिपार्टमेंट है, स्पेशली जो उनके सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, उनके एक ऑफ़िस में गया हुआ था। वहाँ ऑफ़िस में पीछे दीवार पे कुछ जो लड़ाकू विमान है उसके रेप्लिकाज रखी हुई हैं, और उसमें ईरानियन कैमोफ्लॉज में लिपटा हुआ, यानी उसकी लिवरी जो है प्लेन की वो ईरानियन कैमोफ्लॉज की है, उसमें सुखोई 35 भी नज़र आ रहा है उस इमेज में। अब इसको इशारा कह लीजिए या इसको डेलिब्रेट कह लीजिए या इसको कह लीजिए कि इनएडवर्टेंटली, लेकिन वहाँ पे इसको लेके बड़ी गहमा-गहमी जो है ईरानियन इंटरनेट पे रही है कि क्या है ये सही में ये प्लेन आ गई है या नहीं आई है। तो मिलिट्री लेवल पे वो भी एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रही है। पर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और मुझे लगता है कि वो ये जो न्यू नॉर्मल ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है तेल का व्यापार। जैसा आपको पता है कि यूरोपियन जो E3 हैं उन्होंने अपने तरफ से स्नैपबैक सैंक्शन जो है वो लागू कर दिए हैं, लेकिन जो उसमें बाकी हैं यानी चाइना और रशिया हैं वो उस सैंक्शन को नहीं मान रहे। वो कहने कि ये सैंक्शन जो है वो नल एंड वॉइड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, हम इसको नहीं मान रहे हैं। तो उसके बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि ईरान को फिर से अपने जो तेल हैं टैंकर्स हैं वो छुप के तेल जो है बेचना पड़ेगा, जिस तरह से ईरान तेल बेचता है, क्योंकि उसको ये डर लगता है कि उस पर कब्ज़ा ना हो जाए। लेकिन तभी अभी पिछले कुछ हफ्तों से एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ देखने को मिले, वो ये देखने को मिले कि वही ईरानियन टैंकर्स जो अपना ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके चलते थे। देखें, ये ऑयल टैंकर जो होती है उसमें एक चीज़ होता है जिसको बोला जाता है AIS, यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम इनफॉर्मल ज़बान में ट्रांसपॉन्डर भी कहते हैं। तो ये टैंकर्स जो हैं ईरान के, वो जनरली अपना AIS यानी ट्रांसपॉन्डर स्विच ऑफ करके चलते थे, ताकि वो सैटेलाइट पे और उन चीज़ों पे उसकी पहचान ना हो सके रडार्स पे कि वो कौन सा टैंकर जो है वो तेल लेके जा रहा है और कहाँ जा रहा है। लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से देखा गया है कि मैक्सिमम ईरानियन टैंकर्स जो हैं वो बेखौफ बेधड़क होके वो AIS को ऑन करके, ट्रांसपॉन्डर को ऑन करके वो चल रहे हैं, यानी शिप्स खुलेआम में जा रही है। एक तरीके से अमेरिका को कहना चाह रही है कि हम मतलब तुम्हारे सैंक्शन को धता बताते हैं और हम तुमको चैलेंज करते हैं कि आओ और हमारे शिप पे हमला करो और फिर देखो कि हम किस तरह से इसका जवाब देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं चीन और रशिया की भी हामी है। अगर चीन और रशिया ये मानते हैं कि कानूनी तौर पे स्नैपबैक यूनाइटेड नेशंस के स्नैपबैक सैंक्शन जो हैं वो लागू नहीं हुए हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है, अगर वो ये पोजीशन रखते हैं तो फिर उनको छुप के तेल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली वो ट्रांसपॉन्डर ऑन जो भी टैंकर है जिसका ट्रांसपॉन्डर ऑन है, वो ऑन हुए ट्रांसपॉन्डर उन शिप से तेल लेके खरीद रहा है। तो यानी वो एक बताने की कोशिश है कि ये हमारा जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है, लीगल पोजीशन है, वही हमारा मिलिट्री पोजीशन भी है। तो उसको भी एक दिखाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच ये भी न्यूज़ आई कि लगभग 2.3 मिलियन बैरल तेल ईरान हर दिन बेच रहा है। इस पिछले महीनों में बेचा है, जब ये कहा गया E3 जो यूरोपियन 3 कंट्रीज़ हैं, तो पावर हैं यानी UK, फ्रांस और जर्मनी, उनके द्वारा जब ये कहा गया कि सैंक्शंस उस पर लग गए हैं, उसको धता बताते हुए हर दिन 2.3 मिलियन बैरल तेल ईरान बेच रहा है। ये आपको यहाँ पे बता दें कि 2018 के बाद ये सबसे हाईएस्ट नंबर है पर डे तेल बेचने का। तो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो हाईएस्ट नंबर यानी हाईएस्ट क्वांटिटी में वो तेल बेच रहे हैं सैंक्शंस को ठेंगा दिखाते हुए, और दूसरा ये कि AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी ट्रांसपॉन्डर को ऑन करते हुए वो ये तेल बेच रहे हैं, यानी चैलेंज कर रहे हैं कि आओ हमला करो। अच्छा, हुआ भी अभी कुछ महीने पहले ये हुआ कि सी ऑफ एडन में वहाँ पे एक ईरानियन लिंक्ड जो टैंकर थी उसको हमला किया गया, उसमें आग लगा दी गई। उसके एवज अभी इस हफ्ते एक टैंकर जो अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है अलियेव, उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ एक टैंकर जिसमें मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था, लेकिन वो ओन करते हैं अलियेव फैमिली, और वो UAE से तेल लेके कहीं जा रहा था, उसको अभी ईरान ने फोर्स किया है कि रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में
हॉर्मुज़ की खाड़ी में उसको लेके और उसको मोड़ के ईरान की तरफ ले गए, यानी उसका बदला लिया है। जिस टैंकर, जो ईरानियन टैंकर पे हमला हुआ था, उसका बदला निकालते हुए इस टैंकर को कैप्चर करके उसके तेल को अपनी तरफ ले जाया गया यूएई से। तो यानी ओपनली ये कह रहे हैं कि अब हम छुप के कुछ नहीं करने वाले, ये ओपन सब कुछ होगा और तुम टारगेट करोगे तो तुम्हारे शिप्स, तुम्हारे टैंकर जो हैं वो टारगेट किए जाएंगे और इसके लिए तुम तैयार रहो। तो ये एक नया कॉन्फिडेंस दर्शाता है ईरान का, जो खासकर 12 रोज़ा जंग के बाद एक जो न्यू नॉर्मल है, जो वेस्ट ये सोचता था कि वो इसको इस तरह से बना देगा कि वो जब चाहे ईरान पे हमला करे, उसको न्यू नॉर्मल बना देगा। ईरान ने उसका पुशबैक किया है और उन्होंने अपने तरीके से नए रेड लाइंस खींचे हैं, नए नॉर्मल्स बनाए हैं कि अब इस पे तुम क्रॉस करके देखो और हम इसका जवाब देंगे। जो स्ट्रेटजिक पेशेंस की एक बात ईरानी इतने सालों से करते थे, अब वो पेशेंस जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ और भी इस बीच डेवलपमेंट बड़ी हुई हैं। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि रसिया के तरफ से एक लैंड रूट अब ओपन हो गया है। पहली बार मॉस्को से एक ट्रेन जो है चल के आई है, जिसमें 62 कंटेनर्स जो होते हैं वो कंटेनर्स लदी हुई थी और ये 10 दिनों की जर्नी के बाद मॉस्को से ये तेहरान के ड्राई पोर्ट पे एंटर किए। अब इससे पहले कि कुछ दर्शक जो हैं ये आके कहने लगे कि तेहरान तो बीच में है, वहाँ पोर्ट कैसे हो गया। तो ड्राई पोर्ट एक चीज़ होती है, यानी वो पोर्ट जैसा काम करती है। वहाँ पे सामान, टैंकर जो हैं, कंटेनर जो हैं वो उतारे जाते हैं, वहाँ से चढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो किसी साहिल पे नहीं होता, वो किसी दरिया पे भी नहीं होता, वो एक शहर के बीच में होता है। उसको ड्राई पोर्ट कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान में भी, जो भारत से जिस ज़माने में पाकिस्तान का ट्रेड होता था, तो वहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर से पहले एक हवेलियाँ ड्राई पोर्ट है जहाँ पे ये चीज़ें उतरती थी। तो उसी तरह से तेहरान में ड्राई पोर्ट है जहाँ पे ये ट्रेन, जिसमें 62 कंटेनर्स थे और जो मॉस्को से चल के 10 दिनों में वो पहुँचा है तेहरान, उसको वहाँ पे डॉक किया गया और उससे सामान उतारा गया है और अब वापसी में उस पे सामान लाद के भेजा जाएगा। तो ये एक जो रशिया की कोशिश है कि ईरान को अपने इकोनॉमिक स्फेयर में लाने की कोशिश हो रही, जो यूरेशियन यूनियन जो रशिया के नेतृत्व में बना है, उसके जो मेंबर हैं उसके अंदर ईरान को भी एक शामिल करने की कोशिश हो रही है, इंटीग्रेट करने की कोशिश हो रही है। उसकी एक ये पहल है, एक शुरुआत है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच नए रेलवे लाइन को लेके एक समझौता भी हुआ है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि एक प्रॉपर रेलवे लाइन, ये बहुत घूम के ट्रेन आई है, एक जो शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू भी एक रेलवे लाइन जो है वो दोनों देश के बीच बनाई जाए। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे ये कोऑर्डिनेशंस जो हैं वो रसिया के साथ चल रहे हैं। तो यानी एक जैसा मैंने कहा, ईरान की कोशिश है कि इकोनॉमिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे 12 रोज़ा जंग के बाद जो डेटरेंस ख़त्म हो गया था, वो डेटरेंस को रिस्टेब्लिश करने की, एक न्यू नॉर्मल बनाने की, जिस न्यू रेड लाइंस खींचने की, कि जिसको अगर दुश्मन क्रॉस करता है तो फिर उसको स्ट्रेटजिक पेशेंस नहीं, जवाबी कार्रवाई का सामना होगा। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।